Good evening, everyone. Welcome back again at the Limbus Learning, powered by the Engineers Academy. जैसे कि अभी जो हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो जो क्लासेस यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के लिए चल रहा है, वो क्लासेस हम अभी के लिए कंटिन्यू भी रख रहे हैं। और अभी इस क्लास में जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, तो आपने मुझे बोला था एफईटी के बारे में। एफईटी और मॉसफेट को भी डिस्कस कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता एफईटी और मॉसफेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल वालों को। तो बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, आ भी सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। बट मुझे जो लगता है पहले बीजेटी भी डिस्कस करना चाहिए। और जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स और डायोड में से कुछ जो पॉइंट्स मुझे लगते थे कि अभी रह गए हैं, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आज। तो यहाँ पर जो अभी कुछ मैं पहले आसान क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं आज फर्मी लेवल के बारे में डिस्कशन करूंगा, फर्मी लेवल्स के बारे में डिस्कशन होगा। और डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा आज। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके बारे में जिसको क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो कोशिश करेंगे कि आज के दिन ये सारा ही जो मुझे लगता है कि इसमें जे क्वेश्चन और जे टॉपिक डिस्कशन होना चाहिए था वो मैं सारा ही एंड कर दूं, सो दैट कल से हम एक नया नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर सके, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, अभी भी कम से कम 300 क्वेश्चन है टोटल। तो सारे करने पॉसिबल नहीं है। पूरे बुक में 2000 क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन है। सो और अभी के लिए ये क्लास जो है वो हम अब आज जो है वो लास्ट लेक्चर के तरफ से हम इसमें बेसिक सेमीकंडक्टर्स और डायोड्स के बारे में डिस्कशन कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन से। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं सोच नहीं रहा था कराने के लिए, फिर भी एक बार इसको खत्म कर देते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, तो सभी को पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। वो हमारे पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। माइनॉरिटी जो होते हैं एन टाइप में वो होल्स होते हैं। मेजॉरिटी जो पी टाइप में रहते हैं वो हमारे पास होल्स रहते हैं। जो माइनॉरिटी रहते हैं हमारे पास पी टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सभी का आपको मालूम होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे आज। Now next question is the Fermi level is measure of. This is an important question and you can answer this question. This is not a big question, because this is the options are very simple. Fermi level is measure of doping of the electron, as it's not possible। doping of the electron कभी भी doping और Fermi level का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, यस दिस इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ये फर्मी लेवल जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताता है किसका, ऑक्यूपेंसी। वैसे फर्मी लेवल यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछ रखा है। ये डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रखा है। फर्मी लेवल का डेफिनेशन तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो फर्मी एनर्जी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी होता है किसी इलेक्ट्रॉन के पास जब टेम्परेचर किसके इक्वल टू होता है, 0 केल्विन के इक्वल टू। जब टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल टू होता है किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितना मैक्सिमम एनर्जी होगा, कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, या इलेक्ट्रॉन के पास कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो किससे पता चलेगा, हमारे पास फर्मी लेवल से। और फर्मी लेवल से एक और चीज मेजर कर रहे थे हम, जब हमने फर्मी ट्रैक प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा था उस फॉर्मूले में हमारे पास फर्मी लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमने देखा भी था E इक्वल टू EF अगर डाल दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी लेवल इज इक्वल टू 50%। सो मेनली जो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछ रखा है, अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को लगता है कि ये डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, ये सिंपली पूछ रहा है कि फर्मी लेवल किसका मेजर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स। ना ही हम फोटोन का प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ना ही हमारे पास वेवलेंथ का ऑक्यूपेंसी हमें देखना है। सो फर्मी लेवल के ऊपर मैं फिर से आऊंगा। क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से स्टूडेंट जुड़ जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग से ही फर्मी लेवल करा दूं, बट अभी कुछ स्टूडेंट जो है वो आ रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, तो उनको जुड़ने दीजिए। तो फिर हम फर्मी लेवल पे क्वेश्चन भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम फटाफट कर देते हैं। विच वन अमंग दीज
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इनमें से कौन सा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है? फॉस्फोरस क्या होता है? पेंटावेलेंट। एंटीमोनी भी पेंटावेलेंट होता है हमारे पास, आर्सेनिक भी पेंटावेलेंट होता है, तो गैलियम में जो हमारे पास क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The development of the barrier potential in the depletion zone of the p-n junction is कॉन्सिक्वेंट ऑफ, मीन्स पूछ रहा है कि जो बैरियर पोटेंशियल बनता है वो किसका कॉन्सिक्वेंस होता है। ओके, अब इसके बारे में मुझे डिटेल में डिस्कशन करना है। ओके, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा आज, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको क्रैश कोर्स में नहीं बताया था कि कैसे होता है ये सब चीज़ें, तो इसके बारे में भी आज डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन लोग देते हैं, मुझे पता है सभी को आंसर मालूम होगा, बट मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। सो अभी के लिए मैं थोड़ी देर में इसमें वापस आ रहा हूँ, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो जुड़ जाएंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अभी के लिए हम एक पावर सेमीकंडक्टर, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो पावर सेमीकंडक्टर डैमेज होता है उसका रीजन होता है हमारे पास हाई di/dt, मीन्स की जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर हाई होगा वो हमारे पास, उसकी वजह से पावर सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो ये आप याद कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास याद कर सकते हो, क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बता दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो 149th क्वेश्चन अभी के लिए फिर से मैं छोड़ रहा हूँ। ये सब कुछ मैं इन सब चीज़ों के सोल्यूशन लेके आया हूँ। ओके, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो बहुत ही कम स्टूडेंट हो गए। जैसे जैसे हम क्लास में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, बिल्ट इन वोल्टेज वी नॉट ऑफ द जंक्शन डिपेंड्स ऑन, आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा था और वहां पर आपको मैंने बता दिया था कि जो बिल्ट इन वोल्टेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डोपिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर पे। बिल्ट इन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, दोनों पे ही डिपेंड करता है। ओके, डोपिंग के साथ ये इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर वी नॉट डिक्रीज बाय 2.5 मिली वोल्ट। वी नॉट जो है वो डिक्रीज करेगा 2.5 मिली वोल्ट से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन इज कॉज्ड बाय, जो डिफ्यूजन लेयर होता है पीएन जंक्शन में वो किससे बनता है? ओके, अभी मैं चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन पे इस वाले क्वेश्चन पे सभी को आंसर मालूम है, बट मैं चाहूंगा कि मैं इसको डिटेल में सोल्यूशन दे दिया जाए, सो दैट मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे। जो नहीं जुड़ पाएंगे तो उनको फिर से डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके, वो फिर से क्लास सुन सकते हो यूट्यूब पे जाके। तो अभी के लिए मैं इस पूरे टॉपिक का जो डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। ओके, सो यस, अब देखिए कि हम क्या करते हैं, डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन कैसे बनता है उसको डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि एक साइड पे मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि हम एक साइड पे पी साइड और दूसरे साइड पे एन साइड कनेक्ट करके एक पीएन जंक्शन बना देते हैं, और ये जंक्शन जो है वो इन दोनों का क्या होगा? वो कॉमन पॉइंट होगा, ये वाला जो बाउंड्री होगी पी और एन के बीच में उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो पी साइड में हमारे पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जो कि मैं इन सर्कल के साथ शो कर रखा हूँ। दीज आर द होल्स। ओके, जो कि मेजोरिटी होते हैं। मैं फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो जिनकी संख्या बहुत कम होगी। पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी। फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस डायग्राम को सिंपल ही लाने दिया मैंने, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं शो की है। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो माइनॉरिटी थे उनको यहाँ से अभी के लिए हटा दिया है, जब जरूरत होगी उनको तब ले आएंगे। ओके, बट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और भी होंगे, माइनॉरिटी की संख्या भी रहेगी। और ये जो सर्कल में नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है? ये एक्सेप्टर आयन है। एक्सेप्टर आयन मीन्स की एक जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने डाला था पी टाइप बनाने के लिए, जैसे कि बोरॉन है, जैसे कि बोरॉन हमने डाला था पी टाइप बनाने के लिए, उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन थे। बोरॉन के ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ओके, और उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा था? एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। तो इसलिए जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। ओके, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज होगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक मैं नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूँ। और जो नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सेप्टर आयन।
और ये इमोबाइल आयन होगा। जो आयंस होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो वो अपने पोजीशन पर ही रहेंगे यहाँ पर। ओके, सिमिलरली एंड साइड में मैंने क्या शो किया है, मेजॉरिटी चार्ज करिए जो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ओके, मेजॉरिटी चार्ज करिए जो कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, मेजॉरिटी चार्ज करिए जो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और साथ में हमारे पास क्या है, अब एन टाइप में क्या डालते हैं, एन टाइप बनाने के लिए हम एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस कि उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बाकी जो सिलिकॉन जर्मेनियम मींस की सेमी कंडक्टर, उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बट सिलिकॉन के एटम के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसलिए वो पेंटावैलेंट जो एटम होगा वो क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। कोई भी एटम डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये भी जो है वो इमोबाइल आयंस है। आयंस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इमोबाइल्स होंगे। ओके, तो ये भी जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो कर रहा हूँ जो सर्कल के अंदर एंड साइड में, वो भी क्या है, इमोबाइल्स होगा। अब आप ओवरऑल देखिए इन दोनों साइड पे, जितना मैं यहाँ पर पी साइड में, जितना यहाँ पर नेगेटिव आयंस है, ओके, जितने यहाँ पर नेगेटिव आयंस है उतने ही हमारे पास क्या है, होल्स है। ओके, नेगेटिव आयंस पे जो चार्ज होगा और जो होल पे एक होल पे जो चार्ज होगा, एक नेगेटिव आयन पे जो चार्ज होगा, एक होल पे जो चार्ज होगा, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे। वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे। वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ वो क्लियर होना चाहिए सभी। तो मीन्स कि ये रीजन जो है अभी पी साइड का वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये जो रीजन है एन साइड का, बिकॉज यहाँ पर जो डोनर आयंस है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओवरऑल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है एन साइड में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर आपने मेजोरिटी मीन्स की जो माइनॉरिटी आयंस है वो नहीं शो किए हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई भी होल बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर कोई भी होल बनाऊंगा, जैसे कि इसके साथ मैंने होल शो कर दिया, तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा। ओके, जब भी यहाँ पर मैं एन साइड में कोई होल लूंगा तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा, बिकॉज होल और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में ही आता है, तो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो इनिशियली ये रीजन जो है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, इनिशियली ये रीजन जो है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर माइनॉरिटी, तो उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ क्या होंगे, होल्स भी आएंगे। ओके, तो इसलिए ये रीजन जो है वो दोनों ही अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा, जब हमने एक जंक्शन बना दिया पी और एन के बीच में, जब एक जंक्शन बना दिया गया पी और एन के बीच में, तो क्या होगा कि पी साइड में अब क्या है, होल्स का संख्या ज्यादा है। पी साइड में, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुका था आपको, पी साइड में हमारे पास क्या है, होल्स का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और ओके, और एन साइड में होल का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो क्या होगा, जो सिमिलरली जो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन वो कम है। तो ड्यू टू द डिफ्यूजन मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगा, जो होल्स जो है जिनका कंसंट्रेशन पी साइड में ज्यादा है और जिनका कंसंट्रेशन एन साइड में नेग्लिजिबल है, तो वो पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड से वो हमारे पास पी साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये किस प्रोसेस की वजह से हुआ है, डिफ्यूजन। याद रखना है ये किसकी वजह से है, जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो डिफ्यूजन की वजह से, फिर से सुन लीजिए, जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो डिफ्यूजन की वजह से जो होल्स जो है वो पी से एन की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन से पी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन से पी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, अब जब होल्स जो है वो पी से एन की तरफ जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन जो थे वो एन से पी की तरफ जा रहे थे, तो जब वो जंक्शन के पास आएंगे तो क्या होगा, जब जो ये इस एरिया के पास में आएंगे, क्या होगा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन जब दोनों के क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे जंक्शन के पास।
वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे जंक्शन के पास। वो रिकम्बाइन होने के बाद दोनों ही इलेक्ट्रॉन भी और होल, दोनों इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिसअपियर हो जाएंगे। जब रिकम्बाइन होंगे वो जंक्शन के पास, जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, तो क्या होगा उसके बारे में एक बार ये रीड कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। ड्यू टू द डिफ्यूजन, होल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम p साइड टू n साइड एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम n साइड टू p साइड, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गेट रिकम्बाइंड नियर द जंक्शन एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर डिसअपियर नियर द जंक्शन। ओके, सो क्या हुआ, डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल जो थे नियर द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो थे नियर द जंक्शन वो क्या हो गए हैं, रिकम्बाइन होके वहां से डिसअपियर मींस कि डिप्लीट हो गए, वहां से डिलीट हो गए, वहां से क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं वहां से। तो क्या होगा, यहाँ पर अभी होल्स का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो जंक्शन के पास थे वो क्या हो जाएगा, वहां पे गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, जब वहां से होल और इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, ओके, होपफुली ये सब चीजें जो भी यहाँ पर आपको अगर उतारना होगा तो प्लीज आप वीडियो को फिर से सुनना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम दूंगा तो हमारा टाइम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि जहाँ तो स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ ही साथ में, ओके, समझते रहना बट साथ में, ओके, जहाँ तो क्लास को फिर से आके एक बार आप सुनना, यहाँ पर आके ये पर्टिकुलर यही पॉइंट आप सुनना है यहाँ पर आके। ओके, तो क्या होगा उसके बाद, due to the depletion of the electrons and holes near the junction, okay, due to the depletion का मतलब क्या होगा, डिप्लीट, जो डिलीट हो गए वहां से, ओके, रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ इस वाले रीजन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है और यहाँ वाले रीजन से होल जो है वो डिप्लीट हो गए, यहाँ से डिलीट हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो रीजन वहां पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, पहले यहाँ पर जो रीजन ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जंक्शन के पास एक पॉजिटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पर एक नेगेटिव आयन है, एक होल है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव आयन और होल जो है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। तो इस पहले जो रीजन वहां पर न्यूट्रल था, अभी उस रीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एन साइड की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा पी साइड की तरफ। क्यों हुआ, बिकॉज वहां पर अभी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अभी वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से जो रिकम्बिनेशन हुआ जंक्शन के पास, उस जंक्शन के पास उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों ही डिसअपियर हो चुके हैं। ओके, सो तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है क्या हो रखा है, यहाँ पर प्लीज आप रीड कर लीजिए एक बार इसको और बाद में उतार लेना। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन ओनली एक्सेप्टर आयंस एंड डोनर आयंस आर प्रेजेंट। ओके, जो डिप्लीशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कोमा, तो क्या हुआ है, जो जंक्शन के पास सिर्फ एक्सेप्टर आयन जो कि नेगेटिव आयन से और डोनर आयन जो कि पॉजिटिव आयन से वो रह गए हैं वहां पर। ओके, पॉजिटिव आयन जो थे वो एन साइड के डिप्लीशन रीजन में होंगे और नेगेटिव आयन जो थे वो कहां पर होंगे, वो पी साइड की डिप्लीशन रीजन में रहेंगे। एंड दिस रीजन ऑफ इमोबाइल आयंस नियर द जंक्शन, ये जो रीजन है इमोबाइल आयंस का नियर द जंक्शन, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, ट्रांजिशन रीजन, तीन नाम बोलते हैं उसको, डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन। ओके, इनको हम बोलते हैं जिस रीजन में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मींस की इमोबाइल आयंस दोनों को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को एक ही कॉमन वर्ड दे दिया जाएगा, दैट इज इमोबाइल। ओके, जो कि इमोबाइल आयंस जो है वो ही यहाँ पर रह जाएंगे, बाकी सारे आयन जो होंगे वो बाकी सारी चीजें जो यहाँ से गायब हो जाएगी। ओके, तो ये जो इमोबाइल आयंस का रीजन होगा जंक्शन के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन, स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन, इसका हमारे पास ये रिलेशन है। अब क्या हुआ, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था इस टॉपिक को,
लास्ट टाइम भी इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने डाउट क्रिएट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ। ओके, उन्होंने डाउट क्रिएट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी चीजें प्लीज आप बहुत ही बेसिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आपको मालूम होगा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आता है। कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती है, कैपेसिटर अगर आपने पढ़ा है एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आपको कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको वहां पर भी पहले भी बताया था, कैपेसिटर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर इज ए पैसिव डिवाइस विच स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, वो ड्यू टू द चार्ज आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका सोर्स क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज का मतलब फैलती है, बाहर की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है, इसका मतलब क्या है, फैलती है। और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है, मींस की नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ जाती है। ओके, कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ना और डाइवर्ज का मतलब फैलना। ओके, तो यहां से उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज जो थे यहाँ पर, स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, इफ एनीवन knows that स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है वो अपनी पोजीशन पे स्थिर रहेगा। ओके, स्टैटिक रहेगा अपनी पोजीशन पे। ओके, सो स्टेशनरी रहेगा वो अपनी पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जो पी एन जंक्शन में हमारे पास ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन, हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज स्टोर हो रखा है, जो चार्ज एन साइड में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रखा है, पी साइड में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रखा है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी है डिप्लीशन रीजन में। वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एन से पी। ओके, प्लीज आप इन लाइंस को मेंशन कर सकते हो। ड्यू टू द मैं सब कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेस स्पेस रहता है। ओके, सो मैंने क्या बोला है, ड्यू टू द positive charge in n side and negative charge in the p side in the depletion region, an electric field is introduced from n side toward the p side. Okay, an electric field जो है वो इंट्रोड्यूस होगी n साइड से p साइड की तरफ, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। ओके, डायग्राम क्लियर होना चाहिए सभी को। ओके ओके, इट्स ओके। आई थिंक मुझे नहीं लगता अभी कोई भी डाउट होना चाहिए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है। ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है। अब मुझे किसी बच्चों को अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो पीछे से भी होल्स है ना, सारे होल्स तो मैंने नहीं बोला कि रिकम्बाइन होंगे, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी मैंने ये नहीं बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे। तो मीन्स अभी कहने का मतलब पीछे और भी होल्स है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ से होल्स, ये यहाँ से कुछ मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कोशिश कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ई डल जाए यहाँ पर। ओके, सो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वो आगे क्यों नहीं आगे। ओके, इसको ज्यूम कर लिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके, वो यहाँ से आगे क्यों नहीं आगे, और आगे आके उन्होंने वो वाला रीजन जो जंक्शन के पास मैं कह रहा हूँ कि वो वहां पर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है, उस चार्ज को आके न्यूट्रल क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वो क्यों नहीं कर पा रहे न्यूट्रल। अब जो हमारे पास जो सरल सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हो, तो वो क्या होगा कि होल जब जो यहाँ से अभी आगे जाने की कोशिश करेगा इस साइड पे, अगर होल जो है वो यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एंड साइड में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एंड साइड वाले रीजन पे, वो इन होल्स को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो होल जो है वो अभी आगे नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, जो होल जो है वो आगे नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो यहाँ पर नेगेटिव आयंस है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, सभी को पता है सेम चार्ज रिपेल करता है। ओके, तो ये बस वही उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ सिंपल चीजों में। तो यहाँ से जो कोई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो पी साइड में मैंने हाईलाइट किया है, वो इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं आने देगा, वो यहाँ से रिपेल कर देगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी, फर्दर मूवमेंट भी स्टॉप हो चुका है। ओके, इलेक्ट्रॉन का फर्दर मूवमेंट भी क्या हो गया है, स्टॉप हो चुका है। तो अब ये किसकी वजह से हो रहा है, अब टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ते हैं। ये जो टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हो रहा है।
अब ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। आपको बेसिक स्टैटिक थ्योरी तो सभी को मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी सभी को मालूम होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ओके, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सभी को मालूम होगा आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं मालूम होंगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मीन्स के एन से पी में, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर मूव करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ओके, और होल जो जो मैं सिंपल वर्ड में बोल दूं, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, अगर इस इन वर्ड्स में समझ रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज जो मैंने पहले आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज आगे नहीं जाने दे रहा, नेगेटिव चार्ज आगे नहीं जाने दे रहा, तो वो उससे समझ लीजिए। अब इस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर वोल्टेज भी होगा। ओके, होपफुली ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर हमारे पास क्या होगा, बिल्ट इन वोल्टेज भी होगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर वोल्टेज भी होगा। ओके, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही हमारे पास एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जस्ट अ मिनट। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है बिल्ड डिप्लीशन रीजन के अंदर। इस पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस पोटेंशियल के बारे में, जो इसको हमने डिफ्यूजन पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। ओके, जिसका नाम हमने क्या क्या बोला, डिफ्यूजन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, इसका आंसर हमारे पास क्या था, डोपिंग एज वेल एज टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था ना, फॉर एवरी 1 degree Celsius increase in temperature, built-in potential decrease by 2.5 millivolt। तो वही पोटेंशियल यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है डिप्लीशन रीजन में। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया था कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बिल्ट इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो डिप्लीशन रीजन में जनरेट होता है, वो जंक्शन के ऊपर मैक्सिमम होता है। मींस कि इसका वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू जंक्शन के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो लीनियरली डिक्रीज करेगा और जीरो हो जाएगा डिप्लीशन रीजन के एजेस पे। यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ डिप्लीशन रीजन में है। अब यहाँ पर पी साइड का ये वाला रीजन, एन साइड का जे वाला रीजन, वो अभी भी न्यूट्रल ही होगा। वहां पर अभी भी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। ओके, वो रीजन, सिर्फ जो चार्ज वाला रीजन है वो कौन सा है, डिप्लीशन रीजन। ओके, तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, अब आपसे पूछा जा सकता है बिल्ट इन पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, वो क्या करता है। बिल्ट इन पोटेंशियल, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखा है, तो होपफुली वो लाइन सभी को क्लियर होगा। बिल्ट इन पोटेंशियल, बैरियर, बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, यहाँ पर एक और नाम आना था, बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पर और बैरियर पोटेंशियल नियर द जंक्शन अपोज द फर्दर मूवमेंट ऑफ द majority charge carriers across the junction। ओके, जो ये पोटेंशियल डेवलप हुआ था इस डिप्लीशन रीजन में, वो यहाँ से होल्स को आगे जा रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। ओके, यहाँ से होल्स को आगे नहीं जाने दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने दे रहा है। तो इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट को वो आगे फर्दर मीन्स की जो हो चुकी है मूवमेंट उससे आगे वो रोक रहा है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था, ये कुछ चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पर बस मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सो दैट सभी को समझ आ जाए। ओके, जस्ट मिनट। तो क्या होगा, अभी क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट को तो वो अपोज कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सभी को समझ भी आ गया होगा। बट जिस डायरेक्शन में मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। मींस कि यहाँ से अब जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था पी साइड में, वो यहाँ पर इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर जो होल होगा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन साइड में, वो
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो क्या होगा, मीन्स की जो ये बिल्ट इन पोटेंशियल जो हुआ है, मीन्स की जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है द बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर help in the movement of the minority charge carrier across the junction and it oppose the movement of the majority charge carrier across the junction। मीन्स कि majority charge carrier के मूवमेंट को रोकेगा और minority charge carrier के मूवमेंट को हमारे पास हेल्प करेगा। ओके, तो ये सारा हमारे पास प्रोसेस था। तो होपफुली आप इस वीडियो को एक बार फिर से अगर सुनोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। तो ये मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आपको थोड़ा सा क्वालिटेटिवली फीलिंग भी आनी चाहिए। हर कुछ अगर आप मैथमेटिकली ही समझने की कोशिश करेंगे तो मे बी वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं याद रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको थ्योरेटिकल वे में आपको पूरा समझा दिया है। ओके, तो हमारे पास आप अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। अब जो भी इसके बेस पे क्वेश्चन था मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डिप्लीशन लेयर जो है पीएन जंक्शन में वो किसका कॉज है? ओके, वो किसका कॉज है, वो किसकी वजह से बना था? ड्रिफ्ट ऑफ होल, यस और नो? ड्रिफ्ट ऑफ होल से बना। जो डिप्लीशन रीजन बना था जंक्शन के पास वो किसकी वजह से बना? डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन हुआ था तभी तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुआ था। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा? हमेशा डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर। एक और क्वेश्चन था इसके बेस पे, एक और क्वेश्चन था इसके बेस पे 147 क्वेश्चन नंबर आई थिंक, यस। एक बार इसको रुकने लीजिए, यस। अभी इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप आंसर पहले याद कर रहे थे, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरा ही आपको सार बता दिया है, पूरा कंक्लूजन बता दिया कि क्या क्या होता है। तो होपफुली सभी ये क्लियर हो और सभी को अच्छा भी लग रहा हो। ओके, तो मेरा मकसद ये भी है कि जो अच्छे से जो भी चीज़ बता रहा हूँ, चाहे टाइम ज़्यादा लगे पर उसको अच्छे से क्लियर करूँ। ओके, बिकॉज क्लासेस में हम इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम लेते हैं। ओके, तो टाइम जब लेते हैं तो उस केस में बच्चे को हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस कराते कराते कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जो चाह रहे थे कि थोड़ा सा कंप्लीटली बताया जाए, सो दैट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़े हुए हैं अभी तो वो अच्छे से समझ पाए। ओके, तो होपफुली जिन्होंने क्लासेस में भी पढ़ रखा है उसको भी थोड़ा सा फायदा ही हो रहा होगा इन क्लासेस का। ओके, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखा है तो उनको तो हालांकि फायदा होगा ही। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए एक बार। डेवलपमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन द डिप्लीशन जोन ऑफ ए पीएन जंक्शन किसका कॉन्सिक्वेंस है? तो वही फिर से आ गया है। तो आपको बताया था डिफ्यूजन की वजह से ही, डिफ्यूजन और मेजॉरिटी चार्ज के लिए जब क्रॉस जंक्शन होता है तब वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसकी वजह से वहां पर एक डिप्लीशन रीजन बनता है। डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है एन से पी साइड में। ओके, जो कि मैक्सिमम होती है जंक्शन पे और मिनिमम और जीरो हो जाती है डिप्लीशन रीजन के एजेस पे। ओके, उसकी वजह से वहां पर एक बैरियर पोटेंशियल बना और बैरियर पोटेंशियल मींस की जो मेन उसका कॉज है वो क्या है? डिफ्यूजन। ओके, आफ्टर दैट उसका बनने के बाद, बैरियर पोटेंशियल बनने के बाद वो डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करना स्टार्ट कर देगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। बट वो बना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट से ही है, डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ही बना है। तो ना ही बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, नो, जनरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। आई थिंक आपको ये ऑप्शन ही बहुत ही आसान दे रखे हैं कि आप अगर मैं ये सब नहीं भी बताता और अगर आपने कभी भी पढ़ा होता ये सब चीज़ें के बारे में तो आप आंसर कर पाते। ओके, ये 147 क्वेश्चन था। तो 148 हम डिस्कस कर चुके हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है वो। ओके, यहाँ पर मुझे डिस्कशन इतना नहीं करना उसके बारे में। ओके, तो अब ये है 149 क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। होपफुली मैंने आपको बोला था कि आप मेरे एक जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो है उसको सुन लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाना था, मास सेक्शन लॉ और लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आई थिंक मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था। ओके, तो जो नहीं किया था, अगर मुझे तो लग रहा है मैंने किया था वहाँ पर,
तो 149 क्वेश्चन चलते हैं इसके बारे में। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें होल का कंसंट्रेशन दे रखा है। ओके, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें होल का कंसंट्रेशन दे रखा है और होल का कंसंट्रेशन कितना है 1.5 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है। और हमें क्या पूछ रखा है कि उस पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा। उस पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करता हूँ। स्टार्ट। देखिए, अब फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। चाहे अभी क्वेश्चन जो था वो पी टाइप के लिए था, वो क्वेश्चन एन टाइप के लिए भी आ सकता है। तो क्या होगा, मैं पहले आपको बता दूं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या मानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एन सब एन, एन सब एन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो किसके इक्वल होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, बट आपको इसी से ही करना होता है। जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो अप्रोक्सीमेटली डोनर आयन कंसंट्रेशन के इक्वल टू होता है। डोनर आयन कंसंट्रेशन मींस की जो हमने डोपिंग डाली है उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर एनडी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ओके, मेनली इसी पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर मैं एनडी का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड में, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड में, उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर भी हो रहा होगा, बिकॉज एन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू ही किसके इक्वल टू है, डोपिंग के इक्वल टू है। डोपिंग कंसंट्रेशन मींस की डोपिंग बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसी से ही कनेक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो होपफुली सभी को क्लियर हो रहा हो, सभी को क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो क्लियर होने के बावजूद हमारे पास क्या होगा, देखिए, तो और यहाँ पे मैंने लिख रखा है एन सब एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब। मे भी पेपर में आपको पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उससे कोई भी चेंजेस नहीं है। और एनडी का मतलब क्या है, डोनर आयन कंसंट्रेशन। डोनर आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेंटावरेंट आयंस, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंपली आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डोनर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर एनडी जो है वो हम ये मान रहे हैं कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने क्या माना है, कंप्लीट आयोनाइजेशन। प्लीज ये थोड़ा सा वर्ड जो है उसको सुनने की कोशिश करिए। क्या कह रहा हूँ कि ये जो हम यहाँ पर जो है वो हमने ये मान रखा है कि आयोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। आयोनाइजेशन कंप्लीट का मतलब क्या है कि जितने भी पेंटावरेंट इम्प्योरिटी थे उन्होंने अपना एक 5वां जो इलेक्ट्रॉन जो था, जो कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं था, उसको डोनेट कर दिया है। तो आयोनाइजेशन हो गया है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन का केस है। तो जो कहने का मतलब है, यहाँ से आपको एक और चीज क्लियर हो रही होगी कि जो हमारे पास जो मेजॉरिटी एन टाइप में हमारे पास क्या होगा। अब जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ, लाइन बोलने जा रहा हूँ, प्लीज उसको आप लिख लेना। एन टाइप में हमारे पास जो मेजॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो जो कहने का मतलब क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो किस पे निर्भर कर रहे हैं, वो डोपिंग कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रहे हैं। मींस की जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाएंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक दूसरे के। तो आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। डोपिंग चार्ज, सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, प्लीज राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे पूछा जा सकता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर is directly proportional to the majority charge carrier is directly proportional to the doping or impurity concentration, which mean as we increase the doping or impurity concentration, majority charge carrier concentration increase। अब जो हमारे पास होल कंसंट्रेशन होगा एन साइड में, मीन्स के एन टाइप में जो होल कंसंट्रेशन होगा एन टाइप में, उसको हम कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए निकालने का ये फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एनडी, यहाँ पर एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनडी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, होल्स कंसंट्रेशन का, किसमें, एन टाइप में। होल कंसंट्रेशन एन टाइप में कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। प्लीज इन सब चीजों को अच्छे से देख लीजिए। इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो माइनॉरिटी होता है, अभी एन टाइप में होल्स क्या है,
एन टाइप में होल्स क्या है, माइनॉरिटी है। एन टाइप में होल्स क्या है हमारे पास, माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो डोपिंग एज वेल एज टेम्परेचर दोनों पे निर्भर करता है। ओके, ऐसा नहीं होता कि वो हमारे पास टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है, डोपिंग पे लीस्ट निर्भर करता है, दिस इज नॉट द केस। ओके, दोनों पे ही निर्भर करता है, बट जो बेस्ट ऑप्शन था वहां पर वो टेम्परेचर था। ओके, इसलिए मैंने आपको वहां पर क्लियर कर दिया था कि अगर ऑप्शन सी में ए एंड बी मीन्स डोपिंग एंड टेम्परेचर दोनों होता तो आप डोपिंग एंड टेम्परेचर दोनों ही लगाते हैं, बिकॉज दोनों पे ही निर्भर करेगा। बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे जैसे एन डी का वैल्यू इंक्रीज होगा, पी एन का वैल्यू जो है मीन्स की हमारे पास होल्स का जो वैल्यू है वो एन टाइप में क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर एक और लाइन मेंशन कर लीजिए कि हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन के होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। मीन्स कि आप डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास मेजोरिटी की संख्या बढ़ेगी, पर माइनॉरिटी की संख्या क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। सिमिलरली ये सब चीजें जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी है। होपफुली सभी ने कवर कर लिया होगा ऊपर वाला। ओके, कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। ओके, अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको। ओके, सो अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अभी हमारे पास पहले हम मेजोरिटी की बात करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी जो होगा वो क्या होगा, होल्स होगा। तो जो होल्स होंगे पी टाइप में होल कंसंट्रेशन, जो पी सब पी जो लिखा है यहाँ पर उसका मतलब क्या है, होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या है, होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो किसके इक्वल होगी, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन के। एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, या नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और ये कंप्लीट आयोनाइजेशन का केस है, मींस कि जितने भी एक्सेप्टर आयन थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है पी साइड में, जो कि यहाँ पर अभी पी साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या है, माइनॉरिटी है। यहाँ पर माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी में क्या मैंने बोला था कि वो इनवर्सली केस आएगा, जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा है एन आई स्क्वायर अपॉन पी सब पी इसका फॉर्मूला होगा, बट पी सब पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन ए भी लिख सकते हैं। तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए आ गया। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि अब पी टाइप की बात करें तो होल्स क्या थे, मेजोरिटी थे। मेजोरिटी जो था वो एन ए मीन्स की डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अब पी टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी जो थी वो हमारे पास डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन का इनवर्सली होगा। ओके, मींस कहने का मतलब क्या है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेगा तो क्या होगा। ऑप्शन में होगा होल्स का संख्या बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि एन साइड में अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम डोनर आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते रहेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता रहेगा और होल्स की संख्या कम होती रहेगी। तो ये डोपिंग का हमारे पास इफेक्ट है किस पे, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे। ये डोपिंग का इफेक्ट है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे। इसके ऊपर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और बट अभी के लिए हम वो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, तो हम मोस्टली ये पॉइंट जो है वो क्लासेस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको कि अगर बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग कर देंगे तो क्या होगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेंगे बचेंगे और माइनॉरिटी का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, मेजोरिटी का वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगा। ओके, मेजोरिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, माइनॉरिटी का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा मेजोरिटी के कंपैरेटिवली। इसलिए बाइपोलर जो नेचर होता है सेमीकंडक्टर्स का वो यूनिपोलर नेचर बन जाता है। ओके, बाइपोलर नेचर जो है वो क्या बन जाता है, यूनिपोलर नेचर बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा हाई डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, मेजोरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, माइनॉरिटी और जो माइनॉरिटी है वो लगभग जीरो के मीन्स की ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, सिंपली हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास
जो 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 सेमीकंडक्टर है जिसका नेचर बाइपोलर था, बाइपोलर का मतलब क्या है कि जो करंट था वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से था। ओके, अब बाइपोलर से यूनिपोलर का मतलब क्या होगा कि जो करंट है या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, मींस की वो किसका होगा, एंटी सेमीकंडक्टर, या तो करंट सिर्फ होल्स की वजह से होगा, मींस की वो कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारे पास होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर गिवन था, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 15, 1.5 इंटू 10 की पावर 15, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। ओके, और Ni का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, गिवन है, और हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका फॉर्मूला यही लिखा हुआ आपके पास। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैंने आपको कल भी बताया n इंटू पी इक्वल टू क्या होता है, ni स्क्वायर होता है, तो उसी से फॉर्मूला लिखा गया है ये। तो ni स्क्वायर अपॉन पी सब पी किया, तो ni स्क्वायर का वैल्यू पुट करके यहाँ पर हमारे पास यह कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो, वो क्या आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 6 इंटू 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली सभी को क्लियर हो, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पर लगाऊंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, मीन्स कि जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, तो बट थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्मी लेवल, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, फर्मी लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आप आंसर बता दीजिए, जैसे ये एक नया क्वेश्चन अभी के लिए। ओके, आप इसका आंसर बता दीजिए। बता रखा है सेमीकंडक्टर, जिसका एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन आर दूस विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, वो लिख रखा है पहले लाइन में, फुल स्टॉप, इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड के टर्म में पूछ रहा है कि वैलेंस बैंड इज डैश एंड कंडक्शन बैंड इज डैश। ओके, और बाद में ऑप्शन में पूछ रखा है ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट फिल्ड, लाइक दिस। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियली हमारे पास बैलेंस बैंड जो होता है वो फिल्ड होता है, और जो है वो फिल्ड होता है, ऑलमोस्ट फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, किसका, इलेक्ट्रॉन से। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन में वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, बाउंड इलेक्ट्रॉन से। ओके, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होगा कि, और जो कंडक्शन बैंड होता है, फिर मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, टी इक्वल टू 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है कंप्लीटली एम्प्टी होता है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ जाना शुरू कर देंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ। और जब वो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा तो वैलेंस बैंड में वो एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, एक वैकेंसी मींस कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के गया ना, तो वहां पर एक खाली पोजीशन आ जाएगी, उस वैकेंसी पे हम क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं। तो मींस कहने का मतलब क्या है कि जो वैलेंस बैंड होता है वो ऑलमोस्ट फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी ही रहता है। मींस कितने कंडक्शन बैंड में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो बट हम सारे स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन से भर नहीं पाएंगे, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे, और वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी जनरेट होती रहेगी जिसपे होल आएगा। ओके, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट फिल्ड होगा वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म, डिफ्यूजन करंट कॉज। जब देखिए ये क्वेश्चन इसमें तभी इसको पूरा डिटेल में बता दिया था कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो डिफ्यूजन करंट क्या करता है, डिफ्यूजन करंट की वजह से क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल बनता है, ना ही वो फॉरवर्ड बायस होता है। ओके, ये भी गलत है, मिक्सिंग ऑफ करंट कैरियर्स, ये भी गलत है। तो हमारे पास क्या आएगा, जब डिफ्यूजन करंट जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रिकम्बिनेशन होता है नियर द जंक्शन, और रिकम्बिनेशन होने की वजह से वहाँ डिप्लेशन रीजन बनता है, डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ बैरियर पोटेंशियल बनता है। बैरियर पोटेंशियल नाम क्यों दिया गया, बैरियर का मतलब क्या होता है। ओके, आप बैरियर का मतलब सभी को मतलब मालूम होगा कि पुलिस वाले बैरियर लगा के रखते हैं रोड्स पे। ओके, बैरियर का मतलब होता है रोकना, तो यहाँ बैरियर पोटेंशियल क्यों नाम दिया गया, बिकॉज वो जो वहां पर पोटेंशियल जनरेट हुआ है डिप्लेशन रीजन में, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट को
हेल्प कर रहा है, तो वो मेजोरिटी की स्टॉप करने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया, बैरियर। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएनएल टीटीए 2016 में जेई एग्जाम में पूछा गया था, तो टीटीए को अभी जेई बोल दिया गया है। ओके, तो वाइडर बैंड, यस, टीटीए में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ओके, तो वाइडर बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है उसको क्या बोलते हैं? ओके, सुपर कंडक्टर, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, ये आइसोलेटर की जगह पर आइसोलेटर आएगा। ओके, इंसुलेटर आना चाहिए था यहाँ पर, आइसोलेटर। ओके, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। यस, आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सेमी इंसुलेटर है यहाँ पर। ओके, अदरवाइज इस क्वेश्चन तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये क्या है? इंसुलेटर्स, ये सुपर इंसुलेटर। देखो, जो वाइडर बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, ओके, जो जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, उसमें बैंड गैप वाइडर होता है। ओके, तो उसको हम उसमें उसमें हम ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाने पे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो वाइडर गैप जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसको हम सेमी इंसुलेटर बोल देते हैं। ओके, सेमी इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर यू नो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, अगर एनर्जी गैप जो है वो सेमी कंडक्टर्स में वाइडर रहता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम नाइट्राइड है। ओके, इन सभी का एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, और जैसे कि हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, इनका सभी का एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इन सभी मटेरियल को हम सेमी इंसुलेटर बोल देते हैं। ओके, सेमी कंडक्टर के साथ साथ इनको सेमी इंसुलेटर भी बोला जाता है। तो वाइडर बैंड गैप सेमी कंडक्टर जो होते हैं उसको सेमी इंसुलेटर बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इन ए पीएन डायोड, इन ए पीएन जंक्शन डायोड होल्ड डिफ्यूज फ्रॉम प्री रीजन टू एंड रीजन। आई थिंक दिस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं नहीं पढ़ रहा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, जिन्होंने पढ़ रखा है स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्लासेस, उनको पता होगा। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट को जो कंटिन्यूसली क्लासेस करें उनका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन एंड पी एन जंक्शन डायोड। ओके, पोटेंशियल बैरियर का कॉज क्या है ये सभी को पता है। ओके, कॉज की वजह से वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन, देखिए आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है, बस ऑप्शन जो है वो हर बार चेंज कर रखे हैं। ओके, ऑप्शन जो है वो हर बार चेंज कर चुके हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, एक बार अगर आपसे पूछा जाए डिप्लीशन रीजन में क्या पाया जाता है, तो सभी ने बताया था आयंस। ओके, इमोबाइल आयंस। तो मैं आपको बता रहा था एक और ऑप्शन जो इसमें ऐड हो सकता है वो हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। डिप्लीशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज करिए, मींस के इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल होल्स नहीं होगा, एब्सेंट होंगे वहां पर सारे के सारे। उसमें वहां पर क्या होंगे? इमोबाइल आयंस होंगे। इमोबाइल आयंस मींस की पॉजिटिव आयंस इन द एन साइड एंड नेगेटिव आयंस इन द पी साइड। ओके, और वहां पर क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं वहां पर। ओके, कोवलेंट बॉन्ड्स डिप्लीशन रीजन में पाए जाते हैं। ओके, बिकॉज वहां को अभी आप बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाउंड होता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन में नहीं काउंट किया जाएगा। तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन देखिए, अभी डिप्लीशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, मींस की पॉजिटिव चार्ज को डिलीट कर दिया, दिस नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन। ओके, पॉजिटिव चार्ज तो होते ही है, बट डिप्लीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ये भी नहीं होगा। ओके, बट दोनों ही होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन सेम है। ओके, बट हमारे पास ऑप्शन हर बार चेंज कर रखे हैं। तो 157 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन। एन टाइप आपको पता है, जर्मेनियम तो एक खुद सेमीकंडक्टर है, गैलियम ट्राइवेलेंट है, ये बोरॉन भी ट्राइवेलेंट है, तो फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, तो आंसर फॉस्फोरस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, आपको बता रखा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बाइपोलर मटेरियल होता है, बाइपोलर मटेरियल होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं भी है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा था। ओके, तो इसलिए जो पुराने क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि अब आपको आते होंगे तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करो। जैसे अब ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कर सकते हैं। डोपिंग मटेरियल जो होते हैं, जब हम उनको इम्प्योरिटीज बोलते हैं, क्यों? ओके, जब डोपिंग मटेरियल जो है, जैसे पेंटावेलेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी।
ट्राइवेलेंट है तो उसको हम क्या बोला, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। उसको इम्प्योरिटी क्यों बोला जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम फॉस्फोरस डाल रहे हैं तो उसको हम फॉस्फोरस को इम्प्योरिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो क्या कर देगा, it will alter the crystal structure of the semiconductor, pure semiconductor। बिकॉज सेमीकंडक्टर जो होता है जैसे कि प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन जो है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि जो एटम होता है, जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल पीरियोडिक फैशन में, एटम जो होते हैं पीरियोडिक फैशन में अरेंज होते हैं। पीरियोडिक फैशन, पीरियोडिक फैशन का मतलब क्या है कि जो हर एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हर एटम, हर दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में जाए, चाहे आप वाई डायरेक्शन में जाए, चाहे आप जेड डायरेक्शन में जाए, हर एटम्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। उस डिस्टेंस को हम लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। मिसकी जो लैटिस कांस्टेंट ए होता है, लैटिस कांस्टेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन होता है उसमें जो एटम्स होता है वो पीरियोडिकली अरेंज होता है इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एक ही जैसा दिखेगा, ओके, बिकॉज सारे ही जो एटम्स है वो एक ही जैसे तरीके से उसको अरेंज हुआ होता है प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल जैसे कि प्योर सिलिकॉन में होता है। तो प्योर सिलिकॉन में जब आप पेंटावन इम्प्योरिटी डालते हैं तो हमारे पास वो उसका क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है, ओके, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। कोई भी मटेरियल अगर हम दूसरे मटेरियल में डाल रहे हैं, अगर उस मटेरियल जो हमने डाला है उस मटेरियल की जैसे कोई मटेरियल ए है और दूसरा मटेरियल बी है, मटेरियल बी हमने मटेरियल ए में डाल दिया है, तो अगर मटेरियल ए का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो मटेरियल बी को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इम्प्योरिटी है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर मेक सेमीकंडक्टर लेस देन 100% प्योर, नो। चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर, नो। डिक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जैसे कुछ हमारे पास रॉन्ग है। एक बार 160th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम फर्मी लेवल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये सभी को पता है सेमीकंडक्टर है डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था मेटल जो होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मींस टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसका मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी कम होगा, कनेक्टिविटी कम होगा। और कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, प्लीज आप कमेंट्स में बताइए कि जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो रहता है। तो अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जैसे कि मैं बोला फर्मी लेवल स्टार्ट करेंगे अभी, ओके। सो फर्मी लेवल्स के ऊपर जो बेस पे क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार उस क्वेश्चन पे चले जाते हैं जो लास्ट टाइम पे, लास्ट डे पे आए थे। सो फर्मी लेवल पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का, फिर हम डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ओके। इस वजह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, जो कि मैंने आपको बोला था कि आपको क्लियर भी होगा, मोस्ट स्टूडेंट को मे भी क्लियर भी हो, ओके। The Fermi level EF in an intrinsic semiconductor if effective masses of the holes and electrons are same, okay। तो अभी इसको समझने के लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ देखिए फर्मी लेवल्स जैसे कि क्वेश्चन पे आया था, इट इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, ओके। ये मेजर है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एंड एनर्जी स्टेट। किसी इलेक्ट्रॉन और होल का क्या प्रोबेबिलिटी है किसी एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करने का, वो फर्मी लेवल से हम मेजर कर सकते हैं, ओके। और फर्मी एनर्जी, एक फर्मी लेवल है, एक फर्मी एनर्जी है। फर्मी एनर्जी हमारे पास क्या है, फर्मी एनर्जी नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम एनर्जी that can an electron can take at t equal to 0 केल्विन, ओके। ये मैक्सिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो सकती है 0 केल्विन के ऊपर, वो फर्मी एनर्जी से पता लगता है, ओके। तो फर्मी लेवल इज अ काइंड ऑफ फर्मी एनर्जी आल्सो, ओके। सो बट ये मेजर ऑफ किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी स्टेट, ओके। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल का ये फॉर्मूला होता है, EFI इक्वल टू EC प्लस EV/2 प्लस KT/2 into natural log, ln for natural log, ln for natural log means log base E, natural log NC by NV, okay। So EFI equal to EC plus EV/2 plus KT/2 natural log NC by NV। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला है, ओके। तो यहाँ पर कौन सी चीजें क्या है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K
T इज अ टेम्परेचर है, ओके। KT जो होता है उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। KT इज फॉर थर्मल एनर्जी, ओके। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर एंड टोटल को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ओके। EC यू नो is the edge of the conduction band, energy of the edge of the conduction band. EV is the energy of the upper edge of the valence band, and EFA is the Fermi level of the intrinsic semiconductor. And NC-NV देखिए इस एक छोटे से फॉर्मूले में बहुत कुछ है, और कुछ चीजें जो है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एनसी क्या बताता है, इट इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड। ये भी पर मीटर क्यूब में ही होता है। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मींस की कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं कंडक्शन बैंड में, वो एनसी से पता लगता है हमारे पास। एनवी इज अ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड। ये भी पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब होगा, एनसी भी पर मीटर क्यूब होता है। मींस की ये दोनों ही ये बताते हैं कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स क्या है कंडक्शन बैंड में, number of energy state per unit volume in conduction band और number of energy state per unit volume in valence band। ये किससे पता लगता है हमारे पास, NC और NV से, ओके। कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, NC और NV से पता लगता है। और जो NC जो होता है, NC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की पावर 3/2। NV जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास ऑफ द होल्स की पावर 3/2। और भी जहां यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं, बट वो सारे कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं। ये दोनों ही जो पैरामीटर है वो वेरी करता है, बिकॉज ये इफेक्टिव मास होता है यहाँ पर, ये दोनों Mn और MP यहाँ पर जो है इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल है रिस्पेक्टिवली, ओके। Mn एंड MP, ओके। Mn इज फॉर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP फॉर इफेक्टिव मास ऑफ द होल, जो कि डिफरेंट होता है हर मटेरियल में, ओके। सो NC जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, NV जो है इफेक्टिव मास ऑफ द होल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अब 3 केस यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 केस पूछे जा सकते हैं सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 केस पूछे जा सकते हैं। एक केस क्या है कि 0 केल्विन पे क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर। दूसरा केस क्या पूछा जा सकता है कि अगर इफेक्टिव मास ऑफ द होल और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर इफेक्टिव मास ऑफ द होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर सेम, देन NC और NV दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज वो दोनों ही इन दोनों पर निर्भर करते हैं। अगर वो दोनों ही सेम रहेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल दोनों ही सेम रहेंगे, तो हमारे पास NC इक्वल टू क्या रहेगा, हमारे पास NV रहेगा। अब तीनों ही इन तीनों केस में अगर पहला केस देखा जाए T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, अगर T इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ओके। अगर हमारे पास Mn इक्वल टू MP रहेगा, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ द होल दोनों इक्वल रहेगा, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड, वो भी इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो NC और NV का रेशियो जो आएगा 1 आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0, तब भी ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन तीनों केस में इन सभी केसेस में हर केस में आंसर क्या आएगा, ये फाई इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ओके। और बचेगा क्या, EC प्लस EV/2 सॉरी। तो इफेक्टिव डेंसिटी सो फर्मी एनर्जी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो किसके इक्वल होता है, EC प्लस EV/2। जहां तो आपको ये लिखा रहेगा EC प्लस EV/2, जहां तो आपको ये लिखा रहेगा मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप, मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप, क्योंकि EC प्लस EV/2 करेंगे तो कहां पर आएगा, मिडिल पे आएगा एनर्जी गैप के, या फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं, और मिडिल ऑफ द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड भी बोला जा सकता है, लाइक दिस, ओके। वर्बली जो है चीजें चेंज की जा सकती है, वो कैसे की जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो ये था फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस के लिए फॉर्मूला था हमारे पास फर्मी लेवल का, ओके। इसमें से जो जो चीजें बन सकती है पेपर के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है, आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये काफी डिटेल में स्टडी होती है इनकी सब चीजों की, जो कि सिर्फ हम गेट में इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ओके। तो आपको बस जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब इस बेस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये KVS JEE 2016 में मैं आपको बताता हूँ, जो KVS JEE है उसमें जो वेटेज रहती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ज्यादा नॉट अप लेवल बट JEE के लेवल पे
थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। ओके, क्योंकि फर्मी लेवल्स बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के साथ। तो फर्मी लेवल जो होता है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्मी लेवल EF इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो फर्मी लेवल EF होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जब इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम। मैंने आपको बताया जब इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, EC प्लस EV/2। EC प्लस EV/2 144, 140 का आंसर क्या आएगा, C आंसर आएगा 140 का C आंसर, दैट इज EC प्लस EV/2। ओके, अब मैं फिर से वापस जाता हूँ वहां पर। अब हम पढ़ रहे हैं तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें जो है वो वहां पर मैंने डिस्कशन नहीं किया था क्रैश कोर्स में, जो थ्योरेटिकल क्लासेस थे। ओके, वहां पर डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज वहां पर मैंने बिल्कुल ही SSC JN पॉइंट ऑफ व्यू में बताया था। ओके, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके लिए ये फॉर्मूला अब अगर आप ना भी याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बताया, बस आप कंक्लूजन भी याद रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या है, कंक्लूजन का मतलब क्या है, जैसे कि ये फॉर्मूला अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो ये पूरा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि अगर आप ये कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन एट T इक्वल टू 0 पे, ये वाला कंक्लूजन इतना भी याद कर लोगे, जो बच्चे नहीं ज्यादा बर्डन ले पाते हैं स्टडी का, तो वो अगर इतना भी याद कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा पेपर में। आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, कोई भी इससे ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आपसे बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसके ऊपर कंक्लूजन क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ इस डायग्राम से। ओके, इस डायग्राम से तो यहाँ पर क्या है, EFN इज फॉर फर्मी लेवल ऑफ एंटी सेमीकंडक्टर, EC इज द बॉटम एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, और सिंपली आप एज भी बोल सकते हैं, एज ऑफ द कंडक्शन बैंड। KT इज हमारे पास क्या है, KT मैंने आपको बताया था, K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होना चाहिए, केल्विन में। ओके, KT जो होता है वो होता है हमारे पास थर्मल एनर्जी। नेचुरल लॉग बेस E होता है, किसका लेना है, NC/ND का। NC इज द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, एंड इज द डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी concentration। Okay, donor energy concentration है हमारे पास, not donor energy concentration, you can say that donor ion concentration। Okay, so आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास एनर्जी डायग्राम होता है किसका, एंटी सेमीकंडक्टर का। एनर्जी डायग्राम जो होता है एंटी सेमीकंडक्टर का, वो कैसा दिखता है, देखिए ये कंडक्शन बैंड है। ओके, ये सभी को दिख रहा होगा कंडक्शन बैंड EC। ओके, और ये हमारे पास नीचे क्या है, वैलेंस बैंड है। ओके, सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का एज है। और हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल ED। ये जो मैंने डॉटेड लाइन में बना रखा है वो हमारे पास क्या है, डोनर एनर्जी लेवल, दैट इज ED। ओके, ये हमारे पास ये जो चीजें हैं वो फिक्स ही है। EC जो है वो यहीं पर होगा, EV यहाँ पर ही होगा, और डोनर एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे ही होगा। और ये मिडिल में जो है, होपफुली ये मान लीजिए EFI जो है वो सेंटर है बिल्कुल ही। ओके, मैंने ऐसे ही रैंडमली बना रखा डायग्राम को, और ये EFI जो है वो क्या है, वो शो कर रहा है फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे पास कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप पे होगा, मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप पे रहेगा। तो मैं इसको, और सभी को पूरा क्लियर हो चुका होगा, तो इन सभी को यहाँ से हटा देता हूँ, सो दैट मैं आगे फर्मी लेवल के बारे में बता सकूँ। ओके, चलिए वापस आते हैं अभी। तो अब टेम्परेचर 0 की बात करी जाए, और जब टेम्परेचर 0 कर देंगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगा, तो EFN जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, EC पे। तो पहले मीन्स की क्या है, मतलब है जैसे ही टेम्परेचर 0 था तो जो कंडक्शन बैंड, जो फर्मी लेवल जो होता है एंटी सेमीकंडक्टर का, वो कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है, मीन्स कंडक्शन बैंड के एज पे होता है, मीन्स, और जो आप ये भी कह सकते हैं कंडक्शन बैंड के नियरली कंडक्शन बैंड के पास होता है। ओके, जहाँ आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा कंडक्शन बैंड के एज पे होगा, जहाँ आपको लिखा जाएगा कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास होगा। मैंने थोड़ी सी चीजें आपको पहले भी बताई थी, जैसे कि मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि जो एन टाइप का फर्मी लेवल्स होते हैं वो हमेशा मिडल, मीन्स की मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप, मीन्स की इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है उससे हमेशा ऊपर की तरफ होता है, मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप के हमेशा ऊपर होता है, मीन्स की नियर टू द
कंडक्शन बैंड होता है। और मैंने ये आपको बता चुका हूँ, जो फर्मी लेवल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मींस की मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप के हमेशा नीचे की तरफ रहता है। और जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री केल्विन होता है, आपको ये चीजें याद रखनी, जो जो मैं बता रहा हूँ आप वर्बली लिख सकते हो, ओके, और जहाँ इस डायग्राम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री केल्विन होता है, तो जो हमारे पास फर्मी एनर्जी जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो जस्ट बिलो हो जाता है डोनर एनर्जी गैप के। ओके, जस्ट बिलो हो जाता है डोनर एनर्जी गैप के। मीन्स की जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये दोनों जो केस है वो ये दोनों जो केसेस यहाँ पर बता रहे हैं वो मीडियम डोपिंग के लिए, मॉडरेट डोपिंग के लिए। किस केस के लिए? मॉडरेट डोपिंग। ओके, होपफुली आप यहाँ पे मेंशन कर लेना ये सब किसके लिए? मॉडरेट डोपिंग। ओके, पेपर में आपको लिखा भी ना जाएगी ये मॉडरेट डोपिंग है, एम लिख दिया मैंने, एम फॉर मॉडरेट डोपिंग। ओके, तो बट आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना मॉडरेट डोपिंग के लिए ये सब केसेस है। मॉडरेट डोपिंग का मतलब क्या है? जब एनडी का वैल्यू है वो एनसी से क्या होगा? कम होगा। मीन्स की एनसी का वैल्यू एनडी से ज्यादा रहेगा, उल्टा बोल दो तो एनसी का वैल्यू एनडी से ज्यादा रहेगा, और आप कह सकते हैं एनडी का वैल्यू एनसी से कम रहेगा मॉडरेट डोपिंग के केस में। ओके, तो क्या होगा मॉडरेट डोपिंग के केस में? जब हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, उसका जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तो वो कंडक्शन बैंड जो फर्मी लेवल होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास होगा, मीन्स की उसके एज पे ही होगा। ओके, बिल्कुल उसके एज पे होगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, जो फर्मी लेवल जो होगा वो मॉडरेट डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वो अभी कंडक्शन बैंड से दूर जाना स्टार्ट कर देगा। कहाँ जाना शुरू कर देगा? कंडक्शन बैंड के दूर जाना स्टार्ट कर देगा, कंडक्शन बैंड के दूर जाना स्टार्ट कर देगा। और मैंने आपको बताया 300 केल्विन पे वो कहाँ पर होगा? जस्ट बिलो द डोनर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर इस डायग्राम से यहाँ पर मैंने शो किया है, एक बार फिर से यहाँ पर हाईलाइट कर दो तो ये है यहाँ पर। ओके, ये जो कंटिन्यूस लाइन है वो है, जो डिस्क्रीट लाइन है वो डोनर एनर्जी लेवल है। तो मैंने आपको बताया कहाँ पर होगा, वो डोनर एनर्जी के ठीक नीचे होगा। ओके, 300 केल्विन पे। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो कंडक्शन जो फर्मी लेवल होगा एन टाइप मॉडरेट डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो हमारे पास कहाँ पर जाता रहेगा? मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप, और यू कैन से दैट toward the intrinsic Fermi level, toward the intrinsic Fermi level। intrinsic Fermi level भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर रहता है? मिडिल पे ही रहता है। तो आपको याद रखना है फॉर मॉडरेट एंटी सेमीकंडक्टर, और मॉडरेट नाम ही लिखा है पेपर में, अगर सिर्फ एंटी सेमीकंडक्टर लिख रखा है तो आप मॉडरेट उसको मान सकते हो, मॉडरेट डोपिंग मान सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एंटी सेमीकंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर 0 है तो फर्मी लेवल जो होगा एन टाइप का, वो हमारे पास कहाँ पर होगा? कंडक्शन बैंड के पास होगा, मीन्स की उसके एज पे ही रहेगा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, किसकी तरफ? मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप, दैट इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। और जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल टू होगा, दैट इज 300 केल्विन के इक्वल टू होगा, तो जो फर्मी लेवल होगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का, फर्मी लेवल जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो ठीक जस्ट नीचे रहेगा फर्मी लेवल ऑफ डोनर एनर्जी लेवल के, डोनर एनर्जी लेवल के ठीक जस्ट नीचे रहेगा। और जैसे ही टेम्परेचर इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर होगा, क्यूरी टेम्परेचर इज नथिंग बट वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पेपर में भी क्यूरी ना लिखा जाए और सीधा यही लिखा जाता कि एट वेरी हाई टेम्परेचर फर्मी लेवल ऑफ एंटी सेमीकंडक्टर इज, एट वेरी हाई टेम्परेचर फर्मी लेवल ऑफ एंटी सेमीकंडक्टर इज। जो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, फर्मी लेवल जो होगा वो एंटी सेमीकंडक्टर का, वो कहाँ पर चला जाएगा? मिडल पे, मीन्स की फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगर हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन रहा, फॉर हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द डोनर, अगर डोनर आयंस का हाई डोपिंग रहा, मीन्स की पेंटावलेंट डोपिंग का अगर ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन रहा, फॉर हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन, फॉर हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन, ये फर्मी लेवल जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो कंडक्शन बैंड के पास जाता रहेगा, वो कंडक्शन बैंड के पास और इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड, इनसाइड मीन लाइक नियर। जब हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा उसका जो फर्मी लेवल होगा वो लाई करेगा नियर द कंडक्शन बैंड। बट अगर एनडी का वैल्यू एनसी से ज्यादा कर दिया जाए, मींस की फॉर वेरी हाईली डोपिंग कंसेंट्रेशन, फॉर वेरी हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन, तो क्या होगा? अगर एनडी का वैल्यू एनसी से ज्यादा होगा तो आप मुझे बता सकते क्या होगा? अगर यहाँ पर ये जो केस बताए थे वो मॉडरेट के लिए था, बट अभी क्या बता रहा हूँ, अगर एनडी का वैल्यू एनसी से ज्यादा होगा, एनडी का वैल्यू एनसी से ज्यादा होगा, तो ये नेचुरल लॉग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके,
अगर एनडी का वैल्यू एनसी से ज्यादा होगा, वो जो नेचुरल होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगर ये नेचुरल लॉग नेगेटिव हो जाता है तो मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो मीन्स की वो इसी, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो इसी के अंदर ऐड होना शुरू होगा। अगर इसी के अंदर ऐड होना स्टार्ट होगा तो वो किसके अंदर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। ओके, तो इसी के अंदर ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कंडक्शन बैंड आ जाएगा। इसी के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे एनर्जी तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए एक वर्ड होता है फॉर डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर, फॉर डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर, जो डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर, डीजेनरेटेड का मतलब होता है वेरी हाईली डोप। हाईली डोप का मतलब क्या है, एनडी का डोपिंग कंसंट्रेशन जो मींस की जो एनडी का वैल्यू है वो डेंसिटी ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ओके, फोर्थ डीजेनरेटेड फिर से बता रहा हूँ, डीजेनरेटेड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, जिस केस में हमारे पास एनडी का वैल्यू जो होता है वो एनसी से ज्यादा होता है। और जो नॉन डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। नॉन, ये जो सब कुछ ऊपर बताया है वो किसके लिए है, वो नॉन डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर मींस की मॉडरेट डोप्ड एंटी सेमीकंडक्टर है। जो डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स है उस केस के लिए जो फर्मी लेवल मींस की बहुत ज्यादा हाई डोपिंग के लिए फर्मी लेवल जो होगा वो कहां पर लाई करेगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल लाई इनसाइड द कंडक्शन बैंड। इन सब पॉइंट्स के अलावा आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं पूछा जा सकता है बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके लिए। ओके, अगर आप गेट के स्टूडेंट्स होते तो मैं उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराता, बट आपको इसके लिए जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, एंड दिस पॉइंट्स जो है एन टाइप के लिए आपको काफी है। तो अभी के लिए मैं फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चलता हूँ, फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चलता हूँ यहाँ पर। तो फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर चलें तो हमारे पास क्या है, देखिए ये EFP है, EFP डिनोट करता है फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये फर्मी लेवल जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास जो वैलेंस बैंड का अपर एज है जिसको हम एज भी बोल सकते हैं सिंपली EV, प्लस है थर्मल एनर्जी KT इनटू नेचुरल लॉग मींस की लॉग बेस E ऑफ द NV बाय NA। बस यहाँ पर क्या है NC बाय NC, वहां पर NC बाय ND था, यहाँ पर NV बाय NA है बिकॉज ये अभी किसका हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर का हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज आपको कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस नहीं आ सकता यहाँ पर। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पर डायग्रामेटिकली बेस से बता रहा हूँ, प्लीज उसको याद कर लें, दैट्स इनफ फॉर यू। और जो बच्चे याद कर सकते हैं दैट्स वेरी गुड फॉर दैट स्टूडेंट्स। ओके, सो बट जो सभी के लिए ये मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन फॉर्मूला को याद करिए बिकॉज द केस द स्टूडेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है और जो जिनका एप्टीट्यूड भी वीक है तो वो थोड़ा सा उनको यहाँ पर मुश्किल आ सकती है। बट आपको जो मैं बता रहा हूँ प्लीज जब भी आपको कोई मुश्किल आती है इस टॉपिक के अंदर तो आप उसको स्मार्ट वे से डिस्कस करिए। जैसे स्मार्ट वे से मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं याद कर पाएंगे, अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा वर्डन है तो आप नहीं क्वेश्चन को याद कर सकते, ये फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, तो आप इस डायग्राम को याद करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम है जिसमें हमारे पास EV जो है वो है ये वैलेंस बैंड है, जो EC है वो कंडक्शन बैंड है। तो आपको पता है EC जो है कंडक्शन बैंड है, तो आपको ये भी पता है कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी होगा। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जैसे कि वहां पर डोनर एनर्जी लेवल था, यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। डोनर एनर्जी लेवल जो था वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड है, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सेंटर पे मिडिल पे हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का फर्मी लेवल का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमारे पास मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। क्योंकि मैंने ये क्यों डिनोट किया है, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो फर्मी लेवल होता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का, वो हमारे पास क्या होता है, बिलो मींस की बिलो होता है किसके, मिडिल के बिलो मींस की फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिलो रहता है हमेशा। ओके, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर अब जैसे ही टेम्परेचर 0 होगा तो ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 होगा तो ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ये वाला वैल्यू 0 है तो हमारे पास EFP किसके इक्वल होगा, EV के इक्वल। फिर से ये बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम है वो नॉन डीजेनरेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर है। नॉन डीजेनरेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, मॉडरेट डोपिंग, ज्यादा हाई डोपिंग नहीं है उसमें, मॉडरेट है, मीडियम लेवल की डोपिंग है, 1:10⁸ का होता है हमारे पास मॉडरेट डोपिंग। ओके, 1:10⁸ का डोपिंग होता है जो उसको हम मॉडरेट डोपिंग बोलते हैं। ओके, सो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फर्मी लेवल जो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो कहाँ पर होगा, ईवी पे होगा, मींस की वैलेंस बैंड के पास होगा, मींस की जो आप कह सकते हैं वैलेंस बैंड के एज पे होगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद करना है, जो फर्मी लेवल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। यहाँ पर पहले इनको इनको हटा देता हूँ, जो पहले आपको समझाया था, अब मैं आपको साथ साथ में इंडिकेट करता रहूंगा। तो जो फर्मी लेवल होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर का एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे वो कहाँ पर लाई करता है, वैलेंस बैंड के एज पे, या आप बोल सकते हो जस्ट नियर द वैलेंस बैंड। ओके, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैलेंस बैंड से दूर जाना स्टार्ट कर देगा फॉर नॉन डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर में, इसके नो डॉपरेट मॉडरेट डॉपिंग के लिए। और जब आपको सिर्फ पेपर में पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखा है तो ये सब कुछ ट्रू है। ओके, एट टी इक्वल टू 300 केल्विन, एट टी इक्वल टू 300 केल्विन वो हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से मूव करते करते वो हमारे पास जस्ट अबव द एक्सेप्ट एनर्जी लेवल पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो जो फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप के पास जाता रहेगा, मींस कि एंट्रेंसिव फर्मी लेवल के पास जाता रहेगा। ओके, सो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब कुछ किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। बट इन द केस ऑफ हाई डोपिंग कंसंट्रेशन, फॉर हाई डोपिंग कंसंट्रेशन आपको बताया था अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी तो फर्मी लेवल जो होगा वो आपको हमेशा बोलना है वो कहाँ पर लाई करेगा, नियर द वैलेंस बैंड। और इन द केस अगर आपको बोल दिया जाए फॉर डीजेनरेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमारे पास जो डीजेनरेटेड एंटी सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्सेप्टर मींस की डोपिंग कंसंट्रेशन है, एक्सेप्टर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से ज्यादा रहेगा। अगर वो ज्यादा रहेगा तो फिर से क्या होगा यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है, अगर Na ज्यादा रहेगा Nv से तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी। ओके, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ओके, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी अब वो ईवी से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी तो ईवी से वो सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा, मींस की वो वैलेंस बैंड के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी याद रखना है डीजेनरेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर लिख रखा है तो आपको हमेशा आंसर ये बताना है कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, इनसाइड द वैलेंस बैंड, लाई इनसाइड द वैलेंस बैंड। ओके, ये सब हमारे पास था, और जिनको नहीं समझ आया है इसके बारे में क्योंकि मैंने बहुत ही क्विकली बताया है तो प्लीज इस वीडियो को फिर से सुनिए, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फिर से वीडियो सुन के क्लियर कर पा रहे हैं और इसलिए वो बहुत कम डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, इसका रीजन यही है कि आप खुद से ही क्लियर कर पा रहे हैं। और वॉइस का इशू अभी मेरे को लगता नहीं कि वॉइस का इशू रहा होगा क्योंकि मैंने अभी विदाउट माइक यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़्यादा इको नहीं आ रही इस केस में, तो वॉइस का इशू नहीं होगा अभी होपफुली। तो ये सब चीज़ें जो था वो हमारे पास इम्पोर्टेंट ऐसा है, ये मिसलेनियस टॉपिक्स है, अगर पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया। बट यस हाँ, किसी केस बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिकल वाले को जे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मैंने जैसे कि बताया था कि फर्मी लेवल ऑफ इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर हमेशा मिडिल पे रहता है, अप्रोक्सीमेट मिडिल पे रहता है। ओके, और जो एन टाइप का होता है वो मिडिल से ऊपर रहता है, पी टाइप का होता है वो मिडिल से नीचे रहता है। अब ये इंडिकेट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, इंडिकेशन क्या होता है, इनके इंडिकेटिंग क्या होता है, ये सब चीजें ये क्या इंडिकेट करता है। जो फर्मी लेवल अगर होता है मिडिल पे, जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फर्मी लेवल जो होता है अगर मिडिल पे होता है मींस की सेंटर मिडिल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का अगर मिडिल पे रहेगा तो मींस की एनर्जी गैप के मिडिल पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन दोनों ही क्या है, इक्वल है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन दोनों ही हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये कब केस में होता है, जब हमारे पास जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो फॉरबिडन गैप के मिडल पे रहता है। और जैसे ही अगर कोई फर्मी लेवल हमारे पास मिडल से ऊपर जाएगा, मिडल से ऊपर की तरफ जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, ओके, तो मिडल से ऊपर होगा फर्मी लेवल तो ये इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होता है वो होल कंसंट्रेशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। प्लीज ये वर्ड से मैं लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए, जब अगर मिडल पे है तो उसका ये इंडिकेशन है कि फर्मी लेवल अगर मिडल पे है तो उसका ये इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन आर सेम, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सेम है। अगर वो मिडल के ऊपर जाएगा,
ओके, मिडिल ऑफ द फोरबिडन गैप और एनर्जी गैप के ऊपर जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, तो उसका ये इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होगा वो मच ग्रेटर देन होगा होल कंसंट्रेशन से। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होगा वो मच ग्रेटर देन होगा होल कंसंट्रेशन के। ओके, तो अगर फर्मी लेवल जो होगा वो मिडल से नीचे की तरफ वैलेंस बैंड की तरफ जाएगा, तो ये इंडिकेट करेगा हमारे पास जो होल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास मच ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के। ओके, ये सब पॉइंट्स आपको याद करने हैं, जिनको मालूम हो गए दैट्स वेरी गुड फॉर दैट स्टूडेंट्स, और जिनको नहीं मालूम है प्लीज इस वीडियो को फिर से सुनिए। अगर आपको फिर से नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, तो देन आई विल टेक केयर ऑफ ये डाउट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अभी हमारे पास ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और बाकी भी आने वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आई डोंट थिंक कि अब हमें ज़्यादा इसमें कुछ बचा है। यस, देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चन, ओके, जो कि हम इस पीडीएफ में कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं पीडीएफ, ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है आपके लिए, बिकॉज दिस इज द पीडीएफ द बुक, प्रैक्टिस बुक ऑफ द एसएससी जेईई। ओके, तो आपको ये नहीं मिल सकते, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ओके, ये हमारी बुक का प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन है, ओके, जो कि बनाया गया है एग्जाम के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हो आफ्टर द लॉकडाउन। तो ये 160 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था। ओके, 160 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और maybe next time I will start the new topic. Okay, so the battery connection required to the forward bias a PN junction are, जो बैटरी कनेक्शन जो है फॉरवर्ड बायस करने के लिए पीएन जंक्शन के लिए क्या होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। बैटरी कनेक्शन आपको पता है फॉरवर्ड बायस करने के लिए पॉजिटिव देना पड़ेगा पी टाइप को, और नेगेटिव देना पड़ेगा एन टाइप को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द लीकेज करंट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज्ड बाय, अब लीकेज करंट केमिकल एनर्जी का कोई लेना देना है नहीं, केमिकल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर का लेना देना है नहीं। लीकेज करंट किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से। तो आपको बता रखा है पोटेंशियल से वो कांस्टेंट रहता है। ओके, वो किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर का लेना देना हीट से ही है, तो हमारे पास ये आ गया हीट। हीट एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, तो अगर होपफुली आप कर पा रहे हो क्वेश्चन तो वेरी गुड। The leakage current of PN junction diode is caused by the heat energy. Okay, so the DC resistance of the crystal diode, the DC resistance of a crystal diode is dash compared to its AC resistance. क्रिस्टल डायोड के बारे में एक और पॉइंट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, तो क्रिस्टल डायोड के बारे में आपको एक और पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। क्रिस्टल डायोड जो था वो आपको कल बताया था मैंने, पॉइंट कांटेक्ट डायोड था, जिसमें हमारे पास एक साइड पे सेमीकंडक्टर था, एक साइड पे हमारे पास क्या था, सेमीकंडक्टर था। ओके, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, एक टंगस्टन वायर था जो सिल्वर से उसे कोट किया गया था, सो दैट वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। ओके, एक टंगस्टन सिल्वर कोटेड टंगस्टन वायर था। ओके, तो एरिया ऑफ द जंक्शन मैंने बताया था बहुत लीस्ट होता है, इसकी वजह से इसका डीसी रेजिस्टेंस जो होता है वो कम रहता है कंपेयर टू द AC resistance. Okay, due to the very small area of junction, the DC resistance of a crystal diode is less compared to its AC resistance. So 163 का क्वेश्चन आएगा, C आंसर आएगा। सो प्रोसेस ऑफ ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट होते हैं एसएससी जेईएन में, यही क्वेश्चन जो है 164 क्वेश्चन आ चुका है, बस लैंग्वेज अलग है। ओके, लैंग्वेज अलग है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेटिंग एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड, बताइए। इम्प्योरिटी को डालने को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। ओके, डोपिंग इज ये क्वेश्चन जो है मे बी एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डोपिंग का मीनिंग यही होता है इम्प्योरिटी ऐड करना कहीं पर। ओके, तो डोपिंग इज द राइट आंसर। ओके, The capacitive effect of a reverse PN junction are described by, अब नाम पूछ रखा है कैपेसिटिव इफेक्ट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास। कैपेसिटिव इफेक्ट का जो इफेक्ट जो होते हैं डिफ्यूजन, रिवर्स बायस के केस में उसको डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं, ये फॉरवर्ड बायस के केस में हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटेंस आएगा, नहीं, स्टोरेज कैपेसिटेंस स्पेस चार्ज रीजन कैपेसिटेंस होता है, वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है और डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है। जो रिवर्स बायस के केस में तीन नाम हम बोल सकते हैं, स्पेस चार्ज रीजन कैपेसिटेंस, स्पेस चार्ज रीजन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिप्लीशन कैपेसिटेंस। तो जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो इसका
जनरल नेम है, तो सी इज जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, इंसुलेटर में एनर्जी गैप आपको बताया था, एनर्जी गैप इज बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर के केस में ये क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। ओके, वेरी लार्ज होता है। Current flow in a semiconductor depends on the phenomena of yes, this is a question they ये इन्होंने CVT दिया था, इंजीनियर्स अकेडमी का CVT एग्जाम दिया था जो कि SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू में कराया गया था कराया गया था। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी दूंगा कि जब भी CVT एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा, तो प्लीज आप उसको 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 एग्जाम को, जिनका प्रिपरेशन हो चुका है उसको एक बार एग्जाम में जरूर बैठना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि आपको कंपटीशन मालूम हो जाएगा, बिकॉज एसएससी जेईएन से पहले अगर कोई एग्जाम, कोई मॉक टेस्ट एक इतने बड़े लेवल पे करा सकता है तो वो इंजीनियर्स अकेडमी के साथ ही कराया जा सकता है। इंजीनियर्स अकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जाम में अपेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको अपना लेवल मालूम हो जाएगा कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो और आपको कितना प्रिपरेशन और जरूरत है। सो सीबीडी 1 का जो टेस्ट होता है, जो सीबीडी एग्जाम कराया जाता है एसएससी जेईएन में, उसको अप्रोच कीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उससे क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, किस लेवल पे आप आ पा रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन में। ओके, बिल्कुल ही एग्जाम का जो लेवल होता है ना ही हम टफर साइड में रखते हैं ना ही इजी साइड में रखते हैं। जो एसएससी जेईएन जैसे जैसे पूछता है वैसे वैसे उसको हम रखते हैं। जो करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स में, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया हो। सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास ड्रिफ्ट की वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से भी होता है और रिकम्बिनेशन की वजह से भी होता है। रिकम्बिनेशन जो करंट होता है वो बेस करंट होता है, इस केस में बीजेटी में। याद रख लीजिए, जो बीजेटी में जो बेस करंट होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, रिकम्बिनेशन की वजह से होता है। बीजेटी में जो बेस करंट होता है वो बेस करंट का जो मेन कंपोनेंट, बेस करंट जानते हैं ना, मीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट जो होता है वो हमारे पास वो मेनली जिसकी वजह से होता है उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगली बार, नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनमें से कौन सा जो करंट होता है वो रिकम्बिनेशन की वजह से होता है। जब बेस करंट को हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन करंट बोलते हैं। तो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा अभी क्वेश्चंस आज नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये चैप्टर जो है एक तरह का हम इसके और भी बहुत क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आई थिंक 300 और 300 अबव से यहाँ पर क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में। तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो अगर हम ये चैप्टर करते रहेंगे तो इसी चैप्टर में रह जाएंगे। द कनेक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो कनेक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर पे वो किस पे निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ऐसा नहीं है, आपको बता रखा है सेमीकंडक्टर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होगी, वो बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो कनेक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज करती है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहले में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट होते हैं। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इम्प्योरिटी होते हैं, और ट्राइवेलेंट एटम जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डोपेंट होते हैं, जिसको हम इसकी डॉपिंग के लिए यूज किया जाते हैं। ट्राइवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास बोरॉन्स होते हैं, बोरॉन के एटम हो सकते हैं, गैलियम के हो सकते हैं, इंडियम के हो सकते हैं और एल्यूमिनियम के हो सकते हैं यहाँ पर। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। When a reverse bias is applied to a p-n junction, जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं p-n जंक्शन के लिए तो क्या होता है, तो आपको बता रखा है पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, और राइज हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू। मैंने आपको बताया था जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन वर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा है, तो 170 इज ऑप्शन ए। तो this is all about the first chapter. Okay, now I will जो एक बार तो आप रिकमेंड कर दो। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। ओपन मैंने आपको बताया, ओपन मैं लास्ट में ही डिस्कस करूंगा। ओके, सो एफईटी मुझे नहीं लगता कि आपको पहले एफईटी करना चाहिए। अगर फिर भी अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एफईटी के लिए बोल रहे हैं तो मैं एफईटी स्टार्ट कर दूंगा कल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो और बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता देना आज की क्लास में। ओके,
सो आज की क्लास का मेन मकसद जो था वो मैंने आपको बता दिया, मुझे फर्मी लेवल बताना था और डिफ्यूजन और हमारे पास पीएन जंक्शन का स्टार्टिंग बताना था। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। ओके, और बाकी क्लासेस भी देखते रहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह 9 से 10 जो है हमारे पास करंट सॉरी 9 से 10 जो है क्लास होता है। किस किस का क्लास होता है? एक दिन रीजनिंग चलता है और एक दिन चलता है हमारे पास जीके का क्लास चलता है। तो अल्टरनेटिव डेज में चलता है एक दिन रीजनिंग, एक दिन जीके का क्लास, एक दिन रीजनिंग, एक दिन एक दिन रीजनिंग एंड एक दिन जीके का क्लास होता है। और हर सैटरडे को सुबह सॉरी शाम को 7 से 8 बजे। ओके, हर सैटरडे को शाम को 7 से 8 बजे हमारे पास करंट अफेयर का क्लास रहता है और 4 से 6:30 बजे तक हमारे पास रीजनिंग का क्लास रहता है, जो कि वहां पर प्रैक्टिस कराया जाता है। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको जेएन एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी जेएन एग्जाम क्रैक करना है, तो सोचिए कि रीजनिंग में आपका नंबर 48, 49, 50 इन तीनों में से एक नंबर होना चाहिए। 48, 49, 50। और जीके में कोशिश करिए कि आपका नंबर 35 के आसपास है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकल जितना पढ़ रहे हो उतना नॉन टेक्निकल भी पढ़िए, बिकॉज दोनों का वेटेज क्या है? सेम है। प्री में दोनों का वेटेज क्या है? सेम है। और प्री क्लियर करोगे तभी आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन हमारे पास नॉन टेक्निकल आएंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, तो दोनों का वेटेज सेम है, तो दोनों को अभी टाइम भी सेम देना चाहिए आपको। मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में आपके 3 नंबर होंगे, तीनों में से एक नंबर आपको लेके आने हैं, या तो 48 लेके आए या 49 या 50। इससे कम लेके आओगे तो आप मे बी आपको बाकी स्टूडेंट के से कंपटीशन में आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। एक नंबर से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कह रहे हैं कि 48 या 47 आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आपका सिलेक्शन 0.5 नंबर से भी रुक सकता है। ओके, तो इससे पहले थ्योरी क्लास चल रहा है पावर सिस्टम का अजय नवलकर सर का, तो उसको भी देखते रहिए। ओके, तो थ्योरी क्लास जो है पावर सिस्टम का चल रहा है। पावर सिस्टम के प्रैक्टिस सेशन हो चुका है, अभी हम प्रैक्टिस सेशन जो है वो 6 से 8 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।